Yes, morning children. Today I am going to take a class of class 8 and which is from SST. Dear children, we have already studied about chapter number 25 and we have already so many types of topics just like fundamental rights, federalism, secularism, democracy, preamble, our Indian constitution. So many topics that I have already taught in the previous classes. But right now, I am going to teach about the directive principle of state policy. What do you mean by the directive principle of state policy? In the previous classes, we have already studied about फंडामेंटल राइट्स. हम लोगों ने पिछली कक्षा में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था और जो फर्दर हम आगे टॉपिक्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ 2 ही टॉपिक लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने आया हूं और वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज. उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ एक छोटा सा अंश आपके इस वीडियो में होगा. तो चलिए आगे देखते हैं हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है. देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन पैरा नंबर 4. देखिए पार्ट 4 में जो है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे भाग में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है एंड देयर विल बी वेरी यू कैन से द इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इट मीन्स कि उसमें कुछ ऐसे गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं, कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जिस पर जो है वह कोई भी गवर्नमेंट चलता है. यानी कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए उस नीति निर्देशक चीजों का होना, उस रूल्स और रेगुलेशन का होना जरूरी है जो कि हमारे संविधान के भाग नंबर 4 में वर्णित है या लिखित है. ठीक है. दूसरी बात कि दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल और वही प्रिंसिपल को जो है वो क्या कहते हैं हम लोग, वही गाइडलाइन को जो है क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं. फिर प्रिंसिपल आर डायरेक्शंस डायरेक्टिव्स ऑफ प्रमोट ए जस्टिस सोशल एंड ऑर्डर. ये जो प्रिंसिपल है, ये जो नीति है, ये जो निर्देशन है ना, ये जो प्रिंसिपल है वो प्रमोट करता है किसको, जस्टिस सोशल को जो है वो प्रमोट करता है. एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल कैन बी जस्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हैज रेफर्ड ऑफ दिट एज अ कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स कि ये चीजें जो है, ये प्रिंसिपल जो है, वह निर्देश जो है, वह आदर्श जो है, वह जजिबल यानी कि जितने भी सारे जो जजेंट है उनके फैक्ट के अनुसार ही चीजों को पूरा किया गया है. यानी कि इसमें कोई भी चीजों की संशोधन की जरूरत नहीं है. इसमें बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल जो पर्सन होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनके तत्काल में बहुत सारे ऐसे फैक्ट के अनुसार जो है इस गाइडलाइंस को तैयार किया और उसी गाइडलाइंस को फॉलो करके हमारी जनता में जो है इन सभी चीजों को जो है वह चलाया जाता है. ये है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज. हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा कौन कौन सा राइट है ना. तो हम लोगों ने राइट के बारे में बहुत सारी चीजों को जो 6 हमारे राइट्स थे जिसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था. और तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अगर अधिकार देता है तो हमारा कर्तव्य भी बताता है कि आखिरकार हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे संविधान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए. देखिए वी शुड शो द रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिंबल. देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे नेशनल सिंबल जैसे नेशनल एम्ब्लेम है, अशोक स्तंभ, नेशनल हमारा फ्लैग है, वो सारी चीजों के प्रति आपको आदर और सम्मान दिखना चाहिए. अगर आप इन्हीं चीजों का आदर और सम्मान नहीं करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात होगी क्योंकि जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का आप खा रहे हैं, अगर उसी चीज के सिंबल को आप नकार दें, इसका मतलब आप उस देश के नागरिक होने के काबिल नहीं. तो हर चीज जो उसके सिंबल है, उस देश के सिंबल हैं, उस सिंबल को आपको उसको प्रोटेक्ट करना होगा, उसको सुरक्षित करना होगा और उसे सम्मान भी देना. दूसरी बात है वी शुड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी. आपकी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को जो है बनाए रखना आपका सबसे पहला कर्तव्य है.
आप अपने देश की अखंडता, संप्रभुता, इस सबको अगर नहीं, अखंडता को अगर आप नहीं बनाते हैं, इसका मतलब आप एक अच्छे सिटीजन नहीं है। एक अच्छे सिटीजन होने के नाते आपका सबसे पहला एक कर्तव्य बनता है कि देश में एकता का माहौल आप बनाए रखे, भाईचारे का माहौल बनाए रखे। फिर दूसरी बात ये, वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। देखिए सरकार ने हमें बहुत सारे ऐसे जो है पब्लिक चीजें जो है वो दी हुई है, जैसे कि हमारा ट्रेन है, बस है, फिर आप स्ट्रीट लाइट्स वगैरह देख लीजिए, रोड्स देख लीजिए, जो बसेस वगैरह है वो गवर्नमेंट ने दी हुई है। तो लोग क्या करने लगते हैं, अपनी चीजों को मनवाने के लिए इन सभी चीजों को तोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का इनमें बहुत बड़ा पैसे का हिस्सा जो है वो खर्च होता है, और इसको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से नहीं आएगा। इट मीन्स कि हमें इन सभी चीजों का जो है प्रोटेक्शन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि जो आगे की गवर्नमेंट है तो वो और आगे करे, क्योंकि चीजें जो है वो दुरुस्त करने की चीजें हैं, ना कि छीनने की चीजें। अगर कोई भी चीजें जो है वो अगर जैसे कि कांग्रेस की पहले सरकार थी, आज बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे उन्होंने किया है, जैसे कि 18 साल जो गैस अधिकार जो है वो उन्हीं के कार्यकाल में दिया गया था। मिस्टर राजीव गांधी के तत्वाधान में, राजीव गांधी के गार्जियनशिप में ये 18 साल जो है वो पहले 23 साल था मताधिकार देने का अधिकार ये किया गया। फिर वैसे आप देखिए और भी सारे जो चीजें हैं, जो कि जैसे कि उज्ज्वला योजना, कांग्रेस के जमाने में भी लोग जो है वो खाना बनाया करते थे, लेकिन खाना बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग था। लेकिन आज ये उज्ज्वला योजना कितना संभव हो सका है और कितना साकार हो पाया है, आप इस बाढ़ का जो एक सैलाब आया है हमारे बिहार में, जो बाढ़ के त्रासदी से गुजर रहा है, इसमें उज्ज्वला योजना एक ऐसा योजना है जिसके कारण आज भी हमारी जो जितने घर की औरतें हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, वो आत्मनिर्भर होकर खाना बना रही हैं। अदरवाइज अगर उज्ज्वला योजना नहीं होता तो वैसे वैसे घर में जो है चूल्हे चौकियां भी चलाने के लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर आपको मिलता है, उस सिलेंडर पर हम लोग को खाना वगैरह बनता है, ये तो पता होगा आप लोग को। फिर देखते हैं, तो वी मस्ट नॉट फॉलो हार्मफुल सोशल प्रैक्टिस सच एज द डाउरी। देखिए हम लोग ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो समाज से अलग हो या समाज में विविधता जो है वो पाया जाए। जैसे कि हमें डाउरी सिस्टम, यानी कि जो दहेज लेना और देना, दहेज एक सबसे जो समाज का एक गंदा नियम है, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो एक समाज का एक बहुत ही जो शिक्षित वर्ग है वो एक अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा, एक अच्छे समाज की हम लोग कल्पना नहीं कर पाएंगे, एक अच्छे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। तो जो चीजें जो समाज को हार्मफुल पहुंचा रही है, उस चीजों से हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में जो है अपने देश के विकास के बारे में भी सोच पाए। फिर देखिए, व्हेनेवर रिक्वायर्ड वी शुड be prepared to show our patriotism by defending our country। हमें जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हमें यह हमेशा तैयार रहना चाहिए अपने देशभक्ति को साबित करने में, चाहे वो कोई भी माध्यम से। एक अगर शिक्षक अगर शिक्षा का प्रसार अगर फैला रहा है, अगर नागरिकों को शिक्षित कर रहा है, बच्चों को अगर शिक्षित कर रहा है, तो वो भी एक देश का कार्य कर रहा है। अगर एक बस ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर अगर चला रहा है, तो वह भी एक देश का कार्य कर रहा है। तभी तो जाके इतना बड़ा जो है व्यापार, अगर ड्राइवर्स नहीं होते तो सही समय पर जो है आपके सभी सामान जो है वो कैसे पहुंचते? क्या ट्रेन से सारी जगह जाना संभव था? अगर ये ड्राइवर्स नहीं होते तो क्या इतना बड़ा अर्थव्यवस्था चल पाता? तो हर वो व्यक्ति जो समाज के लिए काम करता है, वो देश के लिए काम करता है, और देश के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आप इम्पोर्टेंट है। कभी भी ऐसा मौका मिले तो अपने देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को बनाने के लिए, अपने देशभक्ति को साबित करने के लिए ये कर गुजर जाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई भी ऐसे माहौल में अगर कोई भी असामाजिक तत्व आपको ऐसी प्रताड़नाएं दे, तो आपको यह सोचना होगा, यह समझना होगा कि हाँ, अगर हम इस देश के अच्छे नागरिक हैं तो इस देश में रहते हुए अपने देशभक्ति को प्रूफ करके दिखा दे कि हम एक अच्छा देशभक्त हैं, इस देश के अच्छे नागरिक हैं। तो ये चैप्टर नंबर 25 यही समाप्त होता है। तब तक के लिए खुश रहे, धन्यवाद और कोरोना से बचते रहे।